तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में, जिसका हम बात कर रहे हैं कि किसकी बनेगी सरकार। 5 विधानसभा राज्यों में चुनाव के संदर्भ में मतगणना का सिलसिला जारी है। तस्वीर बहुत जल्दी ही कमोबेश साफ हो गई। सबसे ज्यादा दिलचस्पी का केंद्र पश्चिम बंगाल। बड़ी उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा लिया था, तो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें धरी की धरी रह जा रही हैं। जिस प्रकार के रुझान वहां से निकल कर आए हैं, ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस बहुमत प्राप्त नहीं कर रही है, बल्कि प्रचंड बहुमत प्राप्त कर रही है। 211 सीटें जीती थी 2016 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने। बहुत ज्यादा अंतर के साथ नहीं है इस बार भी परिणाम। तकरीबन 193 सीटों पर इस समय पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। बहुमत से करीब करीब 50 सीटों का अंतर है। ये भारतीय जनता पार्टी जिसका दावा था कि हम 200 सीटें जीतने जा रहे हैं, स्पष्ट बहुमत तो हम 6वें राउंड में ही प्राप्त कर लेंगे, उस भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अब दिलचस्पी केवल इतनी रह गई है कि जब अंतिम नतीजे आएंगे तो उन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 3 अंकों में होगी या 2 अंकों में। 2 अंकों में होगी तो इस देश में राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर अपना काम धंधा करते रहेंगे, और कहीं भाजपा 3 अंकों में पहुंच गई तो एक राजनीतिक रणनीतिकार जिनका नाम प्रशांत किशोर है, उनके संन्यास की आज की तारीख दर्ज हो जाएगी इतिहास के पन्नों में, अगर वो अपनी बात पर कायम रहते हैं। यही असम के संदर्भ में बात करें तो असम में भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोष का विषय हो सकता है कि उसकी सत्ता बरकरार रहने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तमाम कोशिशें कोई कमाल कर पाने में नाकाम रह रही हैं। पिछली बार के मुकाबले भी सीटों की संख्या घटती ही नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए बदहाली का सिलसिला जारी है। केरल में भी कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी कि इस बार वह सत्ता में आएगी, लेकिन पिनराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ न केवल बहुमत हासिल करे बल्कि पिछली बार से भी ज्यादा सीटों पर उसने बढ़त बना रखी है। पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन का दौर जारी था। पुडुचेरी के अंतर्गत कांग्रेस का सफाया है। एनडीए की सरकार वहां पर बनने जा रही है। ये हालात है। कांग्रेस संतोष कर सकती है तो केवल इस बात के संदर्भ में कि स्टालिन की बाहों में झूलती कांग्रेस को एक राहत मिल सकती है कि वहां पर द्रमुक की सरकार स्पष्ट तौर पर बन रही है। यह परिदृश्य है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में खास बात यह है कि भाजपा के तमाम दिग्गज चेहरे चुनाव हार रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया गया था। बाबुल सुप्रियो एक बड़ा चेहरा, लेकिन वह विधानसभा का चुनाव जीत पाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। स्वप्न दास गुप्ता राज्यसभा सदस्य थे, मनोनीत, आखिरी मौके पर इस्तीफा करा दिया पार्टी ने उनका। विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया। स्वप्न दास गुप्ता के हाथों से सांसदी जा चुकी है और विधायकी हाथ नहीं आ रही है, ऐसा रुझान प्रारंभिक तौर पर है। लॉकेट चटर्जी चर्चित चेहरा, लेकिन वो चर्चित चेहरा वोट दिला पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, वह भी चुनाव हार रही है। लेकिन इन सारी खबरों के बीच में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और अचंभित करने वाली जो खबर है वो ये है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, मोदी विरोध का राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा ममता बनर्जी स्वयं विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हार रही है। शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देने के लिए ममता बनर्जी जिस नंदीग्राम में पहुंची थी, राज्य जो है ममता बनर्जी के साथ है, पर नंदीग्राम की जनता ने अपना भरोसा शुभेंदु अधिकारी के प्रति अब तक जताया है। तकरीबन 7-8 हजार वोटों से ममता बनर्जी अभी पीछे चल रही है। तो इस परिदृश्य के बीच में सोनल लाबा। बिल्कुल, और वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु जी, हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे अपने दर्शकों से। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जाहिर तौर पर उनसे प्रतिक्रिया भी लेंगे। पहले ये जो कुछ रुझान दिनेश जी आप देख पा रहे हैं अभी शुरुआती इन 5 राज्यों के बारे में, सबसे पहले तो उसमें प्रतिक्रिया चाहेंगे। वैसी उम्मीद थी जैसे आ रहे हैं, या कुछ किसी जादू की भी उम्मीद की थी जो कि हो रहा है या नहीं हो रहा है? दिनेश जी बेहतर तरीके से विश्लेषण कर सकेंगे उसका। सोनल, जो स्थिति हम देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र था वो पश्चिम बंगाल ही था। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी रणनीति को माइक्रो लेवल तक ले जाकर ले गए वो और चुनाव लड़ा, क्योंकि उनके लिए ये चुनाव शायद जो है ये ऐसा चुनाव था कि जो ताकत इसमें लग सकती है वो डू एंड डाई का चुनाव था। तो वहां जो स्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं, और शायद अब पता नहीं अब इस तरह का चुनाव वो अगले चुनाव में लड़ पाते हैं कि नहीं। जब ओवरऑल आप 5 राज्यों में देखेंगे तो ये ट्रेंड जो खास है वो ये है कि कांग्रेस को जो है लोग कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस से अपेक्षाएं उसकी पूरी नहीं हो रही, वो कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। आप एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, पश्चिम वहां असम में काम नहीं आई, कांग्रेस को जो उम्मीद थी कि शायद काम आ जाए तो वो काम नहीं आई। जहां आप देखेंगे कि केरल में भी कांग्रेस की जो उम्मीद में थी कि हमें उनको जो जिस तरह से वहां सरकारें बदलती हैं, 5 साल में उनको मौका मिल जाएगा, तो वो भी नहीं मिला। तो कह सकते हैं कि जहां जो क्षेत्रीय दल या जो पार्टियां जिनका वर्चस्व था
वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में खड़ी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एक पार्टी हमें खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही। कोई एक पार्टी दिखाई नहीं दे रही। दिनेश जी, मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा आपको। भोपाल में आप बैठे हुए हैं और मध्य प्रदेश में भी एक उपचुनाव हो रहा है जिसका नाम दमोह विधानसभा क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, कई बार के मंत्री जयंत मलैया का विधानसभा क्षेत्र रहा है, पर 2018 की लहर में जयंत मलैया अपनी सीट बचा पाने में नाकाम रहे थे। राहुल लोधी ने वो कमाल किया था, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। वो राहुल लोधी भाजपा के टिकट पर इस उपचुनाव में मैदान में आए, लेकिन जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति बरकरार दिख रहा है, राहुल लोधी के प्रति अविश्वास जाहिर हो रहा है। 3 राउंड की मतगणना के बाद राहुल लोधी लगातार तीनों राउंड में पीछे चल रहे हैं। 1815 वोटों से इस समय राहुल लोधी पीछे हैं। दमोह के संदर्भ में जो ये 3 राउंड का परिणाम आया है, इस पर भी दिनेश जी, मध्य प्रदेश की राजनीति से आपका गहरा सरोकार है, कोई टिप्पणी? देखिए यदि हिमांशु जी, यदि राहुल लोधी चुनाव जीत जाते हैं तो शायद आश्चर्य होता। वहां जिस तरह का हम देख रहे थे माहौल कि कांग्रेस ने जो पूरा चुनाव है वो अपना ये जनता पर छोड़ दिया था कि आप डिसाइड करिए, क्योंकि वहां जो गढ़ है वो भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरह की वहां रही है स्थितियां आप देखेंगे। हमने 2018 से पहले लगातार मलैया जी जीतते रहे थे, लेकिन जब मलैया जी को पार्टी ने जब वहां के वोटर ने हराया तो जो है ये स्पष्ट था कि वहां जो अपेक्षाएं थी लोगों की पूरी नहीं हुई। और राहुल लोधी वो चेहरा नहीं थे जिस पर जो है वहां के दमोह के लोग विश्वास जताते। आप एंटी बीजेपी लहर में या एंटी इनकम्बेंसी के कारण यदि 18 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई थी तो वो भरोसा दमोह के लोगों ने अभी भी कांग्रेस पर रखा है। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है तो दमोह की जो का वोटर है वो आप देखेंगे कि 28 सीटों के विधानसभा चुनाव जब हुए थे उपचुनाव, तो वहां भी मिक्स्ड रिजल्ट था कि कहीं कहीं हमने देखा था कि वो बड़े नामी चेहरे हार गए थे। तो उस तरह का जो है ट्रेंड ये कैंडिडेट के चेहरे पर बहुत ज्यादा कैंडिडेट के चेहरे पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और राहुल लोधी कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसके प्रति लोगों का रुझान रहता है। ये कहना है हमारे साथ बस्तर के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पिछले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने का करिश्मा करने वाले दीपक भाई जी जुड़ चुके हैं, बस्तर के सांसद हैं। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में छत्तीसगढ़ को बहुत दिलचस्पी रही, खासकर असम के संदर्भ में, क्योंकि असम के चुनाव की पूरी कमान प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के नेताओं ने संभाली थी। यहां से विकास उपाध्याय, राजेश तिवारी अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से भी वहां पर सक्रिय रहे। बहुत उम्मीदें थी, पर उम्मीदें इन रुझानों में परवान चढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। कहां चूक गए दीपक जी? देखिए, पूरी कमान माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नहीं, हमारे साथ प्रभारी थे वहां पे। प्रभारी के अलावा हमारा राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी थे जी, उनको मदद कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारी छत्तीसगढ़ की टीम जी। और कांग्रेस में हम लोग दिल से लड़े हैं, मजबूती के साथ लड़े हैं और अच्छे से लड़ाई लड़े। आप तो देखते हो, जानते हो भारतीय जनता पार्टी जी, भारतीय जनता पार्टी धन बल से चुनाव लड़ती है और पूरे मंत्रिमंडल पूरी ताकत झोंकती है। मतलब किसी भी हालत में उनको सत्ता चाहिए, चाहे ये इनके प्रकार साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े जी, ये उनकी रणनीति है जी। और कांग्रेस सत्ता की भूखी नहीं है जी। कांग्रेस सेवा भावना से जुड़कर काम करना चाहती है, ईमानदारी से लोगों के पास जाके काम की। और निश्चित रूप से ठीक है, पहले भी बीजेपी की सरकार थी असम में, फिर दोबारा अभी रुझानों में बहुमत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जनादेश है, हम स्वीकार करते हैं असम के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ी है। हो सके कहीं रणनीति में, कहीं स्थानीय रणनीति में कहीं ना कहीं चूक हुआ होगा। हम लोग तो बाहर से मदद कर रहे थे, लेकिन किसी भी दूसरे राज्यों में जाके अचानक वहां जाके वहां काम करना, वहां के परिस्थितियों को समझ के काम करना इतनी आसान किसी के लिए भी नहीं है। इस परिस्थिति में भी हमारे कांग्रेस के सभी नेताओं ने, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी के साथ काम किया और बड़े मजबूती के साथ काम किया, बड़ी मजबूती के साथ काम किया, बड़ी ईमानदारी से काम किया, बहुत मन लगाकर काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिफल नहीं आया। दीपक जी, आपने कहा भाजपा तो सत्ता की भूखी है, सारे संसाधन लगा देती है, ये इन प्रकार इनको सत्ता ही चाहिए।
लेकिन ये सिलसिला तो छत्तीसगढ़ में भी था 2.5 साल पहले। सत्ता की भूखी भाजपा उस समय यहां पर भी सत्ता में थी, पर फिर भी आपने उन्हें यहां से खदेड़ दिया। खदेड़ ही नहीं दिया, बुरी तरीके से खदेड़ दिया। 14 सीटों पर समेट कर रख दिया 90 सीटों के अंतर्गत। तो कमाल तो आपने किया था। असम में कमाल करने से क्यों चूक गए? कहां तैयारियों में कमी रही आपकी? कहीं ना कहीं कमी रही होगी, कहीं ना कहीं कमी रही होगी। निश्चित रूप से उसकी समीक्षा करेगी पार्टी और आने वाला समय के लिए मजबूती के साथ और काम करेंगे। देखिए, जो गिरता है जी, वो कहीं ना कहीं और मजबूती के साथ उठने का कोशिश करता है। मजबूती के साथ उठ के और आगे हम लड़ेंगे और जहां भी कमी हो कितना गिरना चाहते हैं मजबूती से उठने के लिए? दीपक जी, ये सवाल है आपसे। पिछली बार बुरी तरीके से गिरे थे, इस बार उससे भी बुरी तरीके से असम में गिर गए। पिछली बार के मुकाबले 10 सीटें और कम हो गई नए गठबंधन बनाने के बाद भी। पश्चिम बंगाल में 44 सीटें थी आपकी 2016 के चुनाव में, 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं आप। केरल में आप पिछली बार हारे थे, इस बार उससे भी बुरी तरीके से हार रहे हैं। कितना गिरना चाहते हैं? कितना इंतजार करे देश कांग्रेस के संदर्भ में गिरने का, जिसके बाद आप मजबूती से उठ खड़े होंगे? बताएंगे गिरने की कोई हद तय की है आपने? पश्चिम बंगाल का परिस्थितियां अलग। पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 200 के पार क्या हालत है वो आप तो देख रहे हैं। वहां पे वहां हम लोग सब जानते हैं, हम लोग सब पूरे देश जानता है, चाहे कुछ भी हो जाए पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ही सरकार बनेगी। वो पूरी देश जानती थी, हम लोग भी जानते थे, लेकिन हम लोगों ने लड़े वहां पे। बाकी जनादेश जनता का है, उसको मानना तो पड़ेगा। अब उसको नकार तो नहीं सकते हम लोग। और रही बात नहीं लगता दीपक जी ये कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल तो आपसे एक ही है ना, कितना गिरने का इंतजार करें हम? कहां तक गिरने का इंतजार करें हम, जिसके बाद आप मजबूती से उठ खड़े होंगे? क्योंकि लंबे समय से केवल गिरने का सिलसिला देख रहे हैं, इसलिए सवाल कर लिया। आपके तर्क में दम बहुत था, आपने कहा था जो गिरता है वो मजबूती से उठ खड़ा होता है। हम कितना और गिरने का इंतजार करें आपका? होता है, ऊपर नीचे होते रहता है, ये परिस्थितियां है। लेकिन हमारे पास हम आने वाला समय में हम फिर से मेहनत करेंगे और मजबूती के साथ उठेंगे। आप देखिए, कांग्रेस यह है कि कांग्रेस बांटने वाली विचारधारा नहीं है। कांग्रेस, मैंने शुरू से भी कहा कि कांग्रेस ईमानदारी से चुनाव लड़ती है और कांग्रेस के कार्यकर्ता ईमानदारी से चुनाव लड़े हैं। निश्चित रूप से हम लोग को सफलता नहीं मिला है, लेकिन आने वाले में हम लोग मजबूती के साथ काम करेंगे। और जो हम लोग आने वाला समय और विधानसभा चुनाव है और लगभग 2.5 साल, लगभग 2 साल हो गए हमारे पास, लोकसभा चुनाव में भी हम लोग आने वाला समय मजबूत साथ काम करेंगे और निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। बिल्कुल। और दीपक वेद जी तो हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, उनसे भी हमारे साथ जुड़े हैं। के उपाध्याय जी, संपादक जनता उत्तराखंड टीवी के। हमारे बहुत स्वागत है आपका के उपाध्याय जी। और जाहिर तौर पे अभी जो सभी देश देखना चाहता है, कोरोना के आंकड़े और रिजल्ट जो निकल कर आ रहा है वो भी महत्वपूर्ण, उसके आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण। ऐसे में क्या देख रहे हैं? ये जो सिनेरियो धीरे धीरे कह सकते हैं तस्वीर जो बन रही है, बल्कि लगभग साफ हो गई है, किस तरह देख रहे हैं आप एक संपादक की दृष्टि से इसको? देखिए, मैं इसके जैसे अभी हिमांशु जी बात कर रहे थे हमारे कांग्रेसी साथी से, तो बिल्कुल यही स्थिति है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नतीजे जैसे अपेक्षित थे, वैसे भारतीय जनता पार्टी को जैसे अपेक्षित थे वैसे नहीं आए हैं। जिस तरह की हाइप क्रिएट की गई थी वैसे नहीं आए हैं। लेकिन बावजूद भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीट पर थी विधानसभा चुनाव में, और इस समय वो 96, 97 और उसके आसपास वो अभी भी आगे बढ़े हुए हैं। ममता बनर्जी अपने चुनावी क्षेत्र जहां से वो लड़ रही थी, नंदीग्राम, वहां से पीछे चल रही हैं लगातार। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। जैसा कांग्रेसी साथी कह रहे थे कि हम बहुत उससे लड़े, मेहनत की, लेकिन मुझे वो मेहनत दिखाई नहीं दी। जबकि भारतीय जनता पार्टी की मेहनत बंगाल में दिख रही है। भले ही उनकी सरकार बने न बने, ये अभी शाम तक क्लियर हो सकेगा। आसाम की अगर हम बात करते हैं तो आसाम में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। ये पहली कई भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के साथ होता है कि वो प्रो इनकम्बेंसी के साथ में चुनाव मैदान में आती हैं, और उन्होंने पिछली बार से अच्छा किया है। तो ये सोचने की बात इसलिए है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक अच्छे विपक्ष के रूप में इस देश के पास में अभी एक मजबूत विपक्ष नहीं है। या तो क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ है और कांग्रेस का पतन हुआ है। ये देश के लिए चिंता की बात है। कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, देश में एक मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। तो इसलिए जो हालत आज इस समय कांग्रेस की है, जैसे कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था कि वो बहुत मेहनत की, उन्होंने लड़े, दमदारी से लड़े,
लेकिन वो दमदारी न तो चुनाव के दौरान दिखाई दी, न वो कहीं से उन्होंने ताकत लगाई, वो भी नहीं दिखाई दी। राहुल गांधी की गिनी चुनी रैलियां हुई हैं, वो केरल में कुछ रैलियां की उन्होंने, आसाम में 2-4 रैलियां की और बंगाल में की, और बाद में उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि बंगाल में चूंकि कोरोना चल रहा है हम रैली करेंगे ही नहीं, लेकिन उनका कोई शेड्यूल ही जारी नहीं हुआ था। तो मेरा एक सवाल है के उपाध्याय जी, आपको ध्यान होगा G23 एक नाम पिछले दिनों चर्चित हुआ। कांग्रेस के वो असंतुष्ट नेता जिन्होंने ये कहा कि ये कांग्रेस पार्टी के साथ हो क्या रहा है, किस दिशा में जा रहे हैं, नए सिरे से खड़ा होना चाहिए, नया नेतृत्व आना चाहिए। क्या जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, क्या G23 दोबारा सक्रिय होगा? क्या आने वाले समय में कांग्रेस में किसी बदलाव की उम्मीद आप जैसा सुधी पत्रकार कर रहा है, या ऐसे ही रहेगी कांग्रेस? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा। अगर कांग्रेस में बदलाव होगा भी तो सोनिया जी की जगह राहुल गांधी आ जाएंगे, और प्रियंका गांधी के लिए जो लोग सोच रहे हैं प्रियंका गांधी बिल्कुल नहीं आएंगी। तो और जो G23 की आप जहां तक बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो G23 के लोग शांत नहीं हुए, वो अंदर ही अंदर मुखर हैं, वो अपना कैंपेन तो चला ही रहे हैं, बस ये है कि वो अभी मीडिया से दूर है, वो मीडिया में अपनी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे तो बिल्कुल खुलकर अपनी बात कहते हैं, खुलकर अपना असंतोष जाहिर करते हैं। आप हम सब पत्रकार हैं, हमको ऑफ द रिकॉर्ड का महत्व पता है कि ऑफ द रिकॉर्ड में जो बातें होती है वही सच होती है, जो ऑन द रिकॉर्ड है उसमें फेरबदल संभव हो सकता है, बट ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब है कि असंतोष है, और ये असंतोष लगातार हर जगह दिखाई देने लग गया है। राजस्थान जैसे तैसे अशोक गहलोत जी ने बचा लिया, लेकिन असंतोष खत्म नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो मतलब कांग्रेस कुछ है ही नहीं। उत्तराखंड में वो असंतोष हरीश रावत जी और तमाम अन्य कांग्रेसी नेताओं के बीच में दिखाई देता है। कमोबेश यही सब जगह स्थिति यही है। पंजाब में अमरिंदर सिंह एक उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो वो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ क्या कुछ उसकी स्थिति है, किस तरह की व्यवस्था है, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छे हालात नहीं है कोरोना के, खास तौर पर जिस तरह से बिगड़े हैं पिछले कुछ समय में। तो फिलहाल उसकी अपडेट यदि हमारे दर्शकों को आप दे तो। पंचायत चुनाव की स्थिति जो है यहाँ पे, चूंकि पंचायत चुनाव ईवीएम के जरिए नहीं होते हैं, बैलेट पेपर के जरिए होते हैं, तो वोटों की गिनती का काम शुरू होने से पहले वोटों को मिलाना, बैलेट पेपर इकट्ठे होना, और ये तमाम सारी प्रक्रियाएं अभी चल रही है। कहीं पर भी उस तरह से अभी काउंटिंग जारी नहीं हुई है। तो काउंटिंग जारी होने के बाद में उसके जो भी परिणाम आएंगे उसमें अभी लगभग 1-1.5 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि वो बिल्कुल मैनुअल होनी है। तो कुल आगे काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसका रुझान अभी कोई ऐसा सार्वजनिक नहीं हुआ है जिसे हम साझा कर सके। लेकिन दीपक बैद जी, मैं आपके पास में वापस लौटता हूं। इस देश में लंबे समय से एक सशक्त विपक्ष की अनुपस्थिति महसूस की जा रही थी। राहुल गांधी स्वाभाविक रूप से उसके संदर्भ में एक नाम रहते हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, पर उनकी सक्रियता को लेकर सवाल है। पर क्या पश्चिम बंगाल का यह परिणाम राहुल गांधी की संयुक्त विपक्ष के तौर पर चेहरा होने के संदर्भ में अवरोध पैदा कर रहा है? कहीं ज्यादा बड़ा चेहरा अब ममता बनर्जी रहेंगी? यह बात कितनी डराती है आपको? नहीं, देखिए, कहीं पे भी कांग्रेस मजबूत विपक्ष की स्थिति नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। आप देश में आज भी देखेंगे, जब हम लोग, मैं एक सांसद के नाते बोल रहा हूं, जब लोकसभा में हम बातें रखते हैं, आज भी वहां कांग्रेस और बाकी हमारे विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस ही लीड कर रही है, और कांग्रेस मजबूत विपक्षी दल है, और हमारे नेता आज भी देश की मुद्दों को रखते हैं और देश को आईना। दीपक भाई जी, मैं रोकता हूं आपको। काहे के मजबूत दल है? लोकसभा में नेता है आपके, जिस लोकसभा में आप बैठते हैं, अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं, और साथ साथ बंगाल प्रदेश कांग्रेस के सम्मान्य अध्यक्ष भी हैं। दोनों भूमिकाओं में रहते हुए कमाल क्या है उनका? कमाल यह है, 44 सीटों पर थी कांग्रेस पार्टी 2016 के विधानसभा चुनाव में। पश्चिम बंगाल में 4 सीटें जीतने के लिए तरस रही है आपकी पार्टी। इसी को मजबूत विपक्ष, इसी को मजबूत नेता, इसी को मजबूत दल क्या कहेंगे? हाँ, मैं वही चीज बोल रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी जी को बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया हुआ कितने महीने हुआ? मुश्किल से चुनाव से 4 महीने पहले ही बनाई होंगी। 4 महीने में पूरे उतने प्रदेश को, बंगाल, पश्चिम बंगाल जैसे इतने बड़ा प्रदेश को प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कितने संभाल पाएंगे बताइए? हमारा छत्तीसगढ़ छोटा सा छत्तीसगढ़ होने के बाद भी एक लीडर को इतने बड़े क्षेत्रों में दौरा करना, काम करना इतना आसान नहीं है, और बंगाल जैसे क्षेत्र में तो वैसे ही टफ है। इसलिए मैं वही कहता हूं, कहीं विपक्ष का बात नहीं है,
कांग्रेस मजबूती के साथ विपक्ष के रूप में काम कर रही है। देश के हर मुद्दों को चाहे छोटी हो बड़ी हो, देश की जनता तक पहुंचा रही है और कांग्रेस सशक्त मजबूत के रूप में है। और निश्चित रूप से मोदी सरकार कहीं न कहीं इससे बीजेपी की सरकार परेशान है। और चाहे आप सेंट्रल की बात कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी स्टेट के, चाहे और हमारे जहां सरकार नहीं है वहां पे भी निश्चित रूप से कांग्रेस हर मुद्दे पे खड़ी है और जनता की बात हर समय भारतीय जनता पार्टी के हर मुद्दों को, हर कमियों को जनता तक पहुंचा रही है। कहीं भी ऐसा स्थिति नहीं है। मेरा सवाल आपको राह से नहीं आया, पर आपकी दलील पे कुर्बान होने का मन कर गया मेरा। आपने कहा अधीर रंजन चौधरी को कब बनाया गया था अध्यक्ष? 4 महीने पहले तो बनाया। क्या कर लेते 4 महीने में? तो आपसे जानना था कि अधीर रंजन चौधरी के पहले जो आपके प्रदेश अध्यक्ष थे वो एकदम नकारा, निकब्बे, काहिल आदमी थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया था, इसलिए ये हालत रही पार्टी की। उन्होंने कुछ किया नहीं, अधीर रंजन चौधरी को ज्यादा मौका मिला नहीं। दूसरा, इस विफलता के संदर्भ में क्या कहेंगे? जिस राज्य में चुनाव होना है वहां पे 4 महीने पहले आप प्रदेश अध्यक्ष बदल दे रहे हैं। ऐसे निर्णय के लिए किसको दोषी मानेंगे? क्यों नहीं पहले निर्णय लिया? जी, बंगाल में ऐसी स्थिति नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। वहां ममता बनर्जी वास्तव में काम की है वहां पे, और उसी का अधिकार बनता है और सरकार में आ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को आप देखें, भारतीय जनता पार्टी असम को छोड़ दे तो कहां मजबूत स्थिति में है। केरल में उसकी हालत तो वही है, उसका तमिलनाडु में उसकी हालत तो वही है। और ये तो दावा करती थी ना पश्चिम बंगाल में कि हम 200 सीट लाएंगे, 200 सीट लाएंगे। मतलब पूरे प्रधानमंत्री से लेके मतलब लाखों कार्यकर्ताओं को झोंक दिया उन्होंने। उसके बाद भी क्या हासिल हुआ? सीटी तो बढ़ाया। हासिल ये हुआ 3 सीटों से 93 सीटें जीत रही है भाजपा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 44 से 4 सीटों पर सिमट रही है। वो 200 से ज्यादा सीटें दावा करने रहे थे पश्चिम बंगाल में। आप भी तो दावा कर रहे थे असम में सरकार बनाने का। कहां है आप? आसपास भी नहीं है। जितना सवाल उनके दावे के संदर्भ में, उतना ही दावा आपके संदर्भ में भी असम के लेके बात बराबर की हो गई। पर आप पश्चिम बंगाल में 44 से 4 पर आ रहे हैं, इसका कोई मलाल नहीं। पश्चिम बंगाल में पूरे प्रधानमंत्री से लेके पूरे मंत्री, पूरी ताकत उन्होंने झोंक दिया। उसके बाद क्या हालत है बताइए? तो मेरा यह सवाल है दीपक जी, जितना उत्साहित आप इस बात से हैं कि ममता बनर्जी ने काम किया, उनको ही होना चाहिए था, तो क्या दीपक बैज महसूस करते हैं कि इतना काबिल नेता, इतना सक्षम नेता, जिसने अकेले पूरे प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, पूरे भाजपा संगठन का मुकाबला करते हुए अपने राज्य को बचा लिया, समय आ गया है कि अब वो देश में अपनी भूमिका निभाए? ममता बनर्जी का स्वागत करेंगे दीपक भाई जी? राज्य की सीमा से बाहर निकले और राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाकर इस देश को बचाने की कोशिश करें, ऐसा कोई आह्वान आपसे अपेक्षित? एक सफल मुख्यमंत्री हो सकती है और पश्चिम बंगाल में एक प्रदेश की नेता है, वो प्रदेश की नेता पूरे देश का नेतृत्व करे, देश में पूरे संभाले, ये संभव कहीं भी स्थिति नहीं है। आप पश्चिम बंगाल के बाहर देखेंगे टीएमसी कहीं पे भी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से कि अगर पश्चिम बंगाल से अगर बाहर निकल के आती है, कि हम लोग को देखिए आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला करने के लिए हम लोग को एक तो होना पड़ेगा, ये सच्चाई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वही बोल रहा, सरकार सत्ता आने के लिए मतलब धन बल तन मन सब प्रकार की अपनाती है। तो उसी हम लोग को सभी विपक्षों को एक आके मुकाबला करना पड़ेगा। और परिस्थितियां देख रहे हैं आप, सत्ता हासिल करने के लिए इस कोरोना काल में पश्चिम बंगाल में पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेके पूरे प्रदेश के मंत्री तक के पूरी ताकत झोंक दिए। आज उसी का नतीजा है कि आज कोरोना क्या हालत देश में बढ़ रहा है। अगर वही चीज शुरू से अगर उन्होंने संभाले रहते तो आज देश में ये हालत नहीं रहता। मतलब भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा है कि कुछ भी हो जाए, देश की जनता को जाना है जाने दो, मरना है मरने दो, हमारा सत्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी एजेंडे पे तो उन्होंने काम किया है। एजेंडे पे तो उन्होंने काम किया। दीपक बैज जी का कहना है, दीपक बैज जी तो इसी बात से बेहद खुश है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा नहीं आ रही है। के उपाध्याय जी कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, उन्हें रास नहीं आ रहा था दीपक बैज की दलील का सुनना। जी उपाध्याय जी, आपकी आपत्ति हस्तक्षेप के तौर पर? हस्तक्षेप के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने कहा कि पूरी ताकत झोंक दी, तो क्या ताकत नहीं झोंकनी चाहिए? मेरा सवाल है, क्या भाजपा को ताकत नहीं झोंकनी चाहिए? क्या चुनाव के लिए मैदान खुला छोड़ देना चाहिए? एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आसाम में इन्होंने दावे किए थे। आसाम में तो यहां तक था कि आसाम के जो इनके विधायक थे, जो इनके चुनाव लड़े थे, उनको राजस्थान में इन्होंने ले गए थे। राजस्थान में इन्होंने कैंप करा दिया कि क्योंकि इनको लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है और बीजेपी तोड़फोड़ कर सकती है। तो कांग्रेस को जमीनी हकीकत पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है।
तो इसलिए जो ये बातें कर रहे थे कि प्रधानमंत्री चले गए, तो भाई राहुल गांधी क्यों नहीं गए, बाकी कांग्रेस के नेता क्यों नहीं गए, किसने रोका था, वो दूसरे कोई तरीके निकाल लेते। तो ये कहना कि उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, धन बल, भाई वो राजनीति में है। एक बार अमित शाह से किसी ने सवाल पूछा था, किसी पत्रकार ने, कि भाई इसका आप जो है इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं, बोले हम तो पत्रकारिता कर रहे हैं, तो बोले हम राजनीति करेंगे। तो वो चुनाव मैदान में चुनाव लड़ेंगे, ताकत लगाएंगे, आप अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। और जैसा हिमांशु जी ने कहा कि ताकत झोंक दी, उसके परिणाम सामने है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवा नहीं था, एक विधानसभा सीट थी, और आज वो 90 से ऊपर जा रहे हैं। एक बात और, प्रशांत किशोर जी का जहां तक सवाल है, प्रशांत किशोर जी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फेल हो गए थे। उन्होंने यहाँ पे दावे किए थे कि 2 लड़के, तो प्रशांत किशोर, लेकिन वहां प्रशांत किशोर जी सक्सेस इसलिए हुए कि उनके पास में ब्रांड नेता था, वो ममता बनर्जी थी। इसलिए अगर प्रशांत किशोर सक्सेस तब हो सकते हैं जब उनके पास में ब्रांड हो। अगर ब्रांड नहीं है तो वो बिहार में फेल हुए। जब बिहार में सक्सेस हुए थे तब उनके पास में नीतीश कुमार ब्रांड थे, बंगाल में ममता बनर्जी ब्रांड के रूप में है, और अब अशोक गहलोत उनसे बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में अशोक गहलोत को ये मान सकते हैं कि वो कांग्रेस के ब्रांड नेता है, बड़े नेता है। तो बहुत सारी चीजें कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, होना जरूरी है, ये कहना साथ में है के उपाध्याय जी का। और भाजपा ने अगर ताकत लगाई तो उसमें सवाल क्यों है? चुनाव है तो ताकत लगेगी। अगर आपके पास ताकत है तो उसे सहेज के क्यों रखेंगे, सिमटा के क्यों रखेंगे? ये के उपाध्याय की दलील है। लेकिन सोनल कुछ सवाल करना चाह रहे हैं मेरी सहयोगी दीपक बैज जी से, और दीपक बैज जी भी कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे के उपाध्याय जी की बात पर। तो पहले दीपक जी की बात सुनते हैं, फिर सोनल जी के कुछ सवाल हैं दीपक बैज जी के साथ। जी दीपक जी। मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ कि निश्चित रूप से सवाल आई राजस्थान में ले गए, क्या हम लोग को अपने कैंडिडेट को खुली छोड़ देना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी 2-3 एजेंडे पे काम करती है? देखिए, सबसे पहले चुनाव लड़ने का कोशिश करती है, चुनाव लड़ने में सफल नहीं हुआ तो पीछे दरवाजे से इन्होंने विधायक खरीदने का कोशिश करेगी। उसके बाद भी सफल नहीं हुआ, फिर सरकार तोड़ के इन्होंने विधायक को तोड़ के सरकार बनाने का काम करेगी। ये उदाहरण कांग्रेस साथ कई बार घटा है। जब मध्य प्रदेश का उदाहरण देख ले हम लोग, वहां पे कर्नाटक का उदाहरण देख ले, हम लोगों ने माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए। और जो राजस्थान में सम्मान्य अशोक गहलोत जी ने किया था उसको क्या कहेंगे? वो हृदय परिवर्तन है, वो दल परिवर्तन नहीं है। उन्होंने अपने अल्पमत को बहुमत में बदलने के लिए बहुजन समाज पार्टी के सारे नेताओं को कांग्रेसी बना दिया। वो क्या था? उसके संदर्भ में क्या कहा जाए? वो मंदिर में आरती थी और इनके द्वारा जो किया गया ये कहीं का मुजरा था। बंगाल में चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूरे देश की जनता एक साइड और पश्चिम बंगाल एक साइड, पूरी जनता को मौत के मुंह में ढकेलकर प्रधानमंत्री से लेकर पूरे मंत्री से संतरी तक पश्चिम बंगाल में लगे हुए हैं। क्या यही ताकत झोंकना है इनका? मेरा कहने का मतलब विषम परिस्थिति में प्रधानमंत्री को देश को संभालना चाहिए। यहाँ के ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ लोग मर रहे हैं, सड़कों में अस्पताल नहीं है, सड़कों में इलाज करा रहे, इस परिस्थिति को क्यों? जायज सवाल उठाया है दीपक भाई जी ने। ये सवाल जो जनमानस के जहन में घूम रहा है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सोनल जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं दीपक जी आपसे। एक बार उनको बात कर लें, फिर आपके उठाए हुए मुद्दे पर भी थोड़ा विस्तार देने की कोशिश हम इसी कार्यक्रम में करेंगे। हिमांशु जी, दरअसल सवाल मेरा दीपक जी से इसी से जुड़ा हुआ है, जो वो जनमानस का मुद्दा उठा रहे हैं बार बार। वो कह रहे हैं कि पूरी ताकत झोंक दी। देखिए, ताकत तो झोंकनी चाहिए, हम जिस भी युद्ध मैदान में कूदे हो, और वो दोनों ही या जितने भी दल मैदान में हो सभी को झोंकनी चाहिए दीपक जी। लेकिन जिस चीज पर आप बार बार फोकस कर रहे हैं, थोड़ा ये समझने की कोशिश की कि देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, लेकिन आपके घर में इतनी अंतरकलह है। G23 का जो जिक्र किया है अभी डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने, थोड़ा उसके बारे में सोचिए। जब आप हार रहे हैं, जिस तरह से तस्वीरें अभी रुझानों में दिखाई दे रही हैं, उसके बाद जिस पर ध्यान आकर्षित किया के उपाध्याय जी ने कि फुटबॉल एक ही घर में बस सोनिया गांधी या राहुल गांधी, सोनिया गांधी या राहुल गांधी, उनकी आवाज को फिर से दबाया जाएगा या उम्मीद करें कि हमको एक बेहतर विपक्ष मिलेगा? या जिस महिला के लिए आप बार बार कह रहे हैं कि वो उन्हें हरा नहीं पाए, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री चाहे अमित शाह जैसे वहां पहुंच गए, तो ये तो काबिले तारीफ है। और क्या देश को एक नए विपक्ष के रूप में देखना चाहिए फिर? देखिए, कांग्रेस आज भी देश में मजबूत विपक्ष रूप में है और रहेगी, पहला चीज। और नेतृत्व गांधी परिवार के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी आगे भी चुनाव लड़ेगी, और निश्चित रूप से हम उसी के नेतृत्व में ही मजबूत आगे हम लोग मजबूती से चुनाव आगे बढ़ेंगे, दीपक जी का कहना है। लेकिन मैं दिनेश जी उस मुद्दे पर आता हूं जो दीपक बैज जी ने उठाया है। इस बात की शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से सर्वत्र है कि जिस समय पर महामारी के दौर में केंद्रीय सरकार को देश की चिंता करनी चाहिए थी, उस समय प्राथमिकता में पश्चिम बंगाल के चुनाव को रखा गया, और उस पश्चिम बंगाल के नतीजे उन प्रयासों के अनुरूप आ नहीं रहे हैं।
क्या आप मानते हैं कि पहली बार नरेंद्र मोदी की छवि और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व दोनों सवालों के घेरे में है? हिमांशु जी, मेरा एक इसी के सवाल के जवाब में एक सवाल है, क्या टीएमसी, क्या कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में या तमिलनाडु में या असम में राष्ट्रपति शासन को स्वीकार कर लेती? क्या साल डेढ़ साल चुनाव टालने के लिए तैयार हो जाती, जो हमारी संवैधानिक बाध्यता है? यदि चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले कराना है। आप यदि जो है संवैधानिक दायित्व पूरा कर रहे हैं और उसमें आप ये कहें कि कोरोना है, तो आप याद करिए कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, तो फिर उन्हें शायद असम भी नहीं जाना चाहिए था। उन्हें अपने को जो सह प्रभारी रहे हैं उसका दायित्व भी स्वीकार नहीं करना चाहिए था और कह देना चाहिए था कि मुझे लिए छत्तीसगढ़ की जनता सबसे पहले है। देखिए, राजनीति अपनी जगह है और जो अपने जो संवैधानिक दायित्व है वो अपनी जगह है। आप जैसा कि दीपक जी ने अभी कहा, इससे एक स्वर बहुत साफ था कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की हार के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है। आप उनको छोड़ दीजिए, आप राहुल गांधी को, लेकिन आप जब असम में जाते हैं तो वहां प्रियंका गांधी ने जिस तरह से अपना रोल प्ले किया, तो ये समस्या वही आ जाती है कि अकेला गांधी परिवार चलते चलते ये हुआ है कि आज कांग्रेस पार्टी में दो ही चेहरे नजर आते हैं, एक प्रियंका गांधी और एक राहुल गांधी। आप पूरी कतार देखेंगे, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, वो आपको कहीं नजर ही नहीं आएगी कि कोई उनकी जो राष्ट्रव्यापी स्वीकार्यता है या कोई अपील है तो कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं में नहीं है। आप अमित शाह की रणनीति हो या मोदी जी का चेहरा हो, तो देश में ये स्थापित हो चुका है कि दोनों जो है चुनाव की तरह लड़ते हैं, वो सत्ता के लिए लड़ते हैं। और जब विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी, तो विपक्ष की भी भूमिका उसने अच्छे तरीके से निभाई थी। आपको फिर रोकता हूं, सवाल चुनाव कराने को लेकर नहीं था दीपक बैज जी का। दीपक बैज जी का जो सवाल था वो ये था कि जब पूरा देश महामारी के दौर से गुजर रहा था, उस समय जो फैसले लिए जाने थे, उन फैसलों को लिए जाने की प्रक्रिया के लिए जो समय लगाया जाना था, उस समय प्रधानमंत्री और केंद्र के तमाम जिम्मेदार मंत्री वो काम छोड़कर पश्चिम बंगाल की चुनाव रैलियों में व्यस्त रहे, जिसकी कीमत देश अभी चुका रहा है। ये आरोप अकेले दीपक बैज जी के नहीं, बड़े स्तर पर हैं। नतीजा जो आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने यह लड़ाई 3 सीट से 93 सीट होने के लिए नहीं लड़ी थी। इस सत्य को आप भी मानेंगे। उन्होंने माना था कि हम सरकार बना लेंगे, परिणाम वैसे नहीं आ रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि एक पश्चिम बंगाल के संदर्भ में नरेंद्र मोदी की साख और केंद्र सरकार की साख को दांव पर लगा दिया गया और दांव उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, आप देखिए, जो कोरोना की महामारी है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भूमिका होना चाहिए थी, हमने कई राज्यों में देखा कि ऑक्सीजन गैस रोक ली गई, दूसरे राज्यों में जहां बुलाई गई थी नहीं ले जाने दी गई। तो इसमें भूमिका किसकी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। जब आपदा पूरे देश में है और कई राज्यों में क्राइसिस है, तो किसी ना किसी को समन्वय की भूमिका निभानी थी और ये भूमिका उसी तरह की होना चाहिए थी। जब देश में पिछले साल कोरोना आया था, सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया हुआ था। जब दूसरी वेव है, आगे तीसरी भी वेव आएगी, उस वक्त भी चुनाव होगा। तो पूरी इस मामले में जो राज्यों को स्वतंत्रता जो जिस तरह से अनलॉक के समय दी गई थी, जिस तरह से पीएम से मामला फिर वापस डीएम तक चला गया था, अब डीएम से फिर पीएम तक ले जाने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जहां समन्वय की आवश्यकता होती है, जहां आपको संसाधन की आवश्यकता होती है, तो केंद्र की अपनी एक जिम्मेदारी है और उसे निश्चित तौर पर मौजूदा परिदृश्य में केंद्र इस मामले में पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहा है। एक और जानकारी आपसे साझा करूंगा। चौथे राउंड की मतगणना भी दमोह विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में पूरी हो गई है। अजय टंडन जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनकी बढ़त लगातार बढ़ती जा रही है। 2617 वोटों से आगे हुए हैं। चारों राउंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल लोधी के मुकाबले कांग्रेस के प्रत्याशी को बढ़त मिल रही है। क्या है ये दीपक जी, दिनेश जी, ये नतीजा, ये रुझान क्या ये बता रहा है कि लोगों का सद्भाव जयंत मलैया परिवार के प्रति है? लोगों का नतीजा ये बता रहा है कि राहुल लोधी के कदम के खिलाफ है जनता, या ये फैसला बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का राहुल लोधी को भाजपा में दाखिल कराने का फैसला रास नहीं आया है? हिमांशु जी, जिस दिन ये मतदान हुआ था दमोह में, उस वक्त प्रदेश में जो कोरोना की हालत थी जी, और दमोह में जिस तरह का असंतोष था, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कतई नहीं था जी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वहां अपना प्रचार
वहां जोर लगाया, या कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को जिस तरह से अलग किया, दिग्विजय सिंह ने भी जिस तरह से अपने आप को, जो मुद्दे होते हैं जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी उपयोग करती है, वो शायद वहां जो है वो मुद्दों को खड़ा नहीं कर पाई। और इस बात को जो है वहां जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है, जिसे दमोह के संदर्भ में हमको अनदेखा नहीं करना चाहिए कि वहां जो अंदरूनी राजनीति थी वो प्रहलाद लोधी या गोपाल भार्गव या जयंत मलैया का नाराज होना, उनका आइसोलेशन में चले जाना, तो बहुत सारे जो फैक्टर थे वो वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थे। यदि ये आज जो है कांग्रेस पार्टी वहां लीड करती हुई दिख रही है, तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह का बहुत बड़ी भूमिका है जी। तो इस प्रकार की भूमिका के संदर्भ में दिनेश गुप्ता जी कह रहे हैं। मैं वापस के उपाध्याय जी के पास में लौटता हूँ। के उपाध्याय जी, आपको से जानने में जो दिलचस्पी है वो है भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति के संदर्भ में। ममता बनर्जी को रोक पाने में पार्टी के स्तर पर नाकाम रही भारतीय जनता पार्टी। क्या ममता बनर्जी जिस तरीके से नंदीग्राम में हारती हुई दिख रही हैं, भाजपा की कोशिश रहेगी कि वह मुख्यमंत्री न बने, इस संदर्भ में एक नैतिक दबाव बनाने की, जैसी कोशिश उन्होंने की थी कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से ना लड़े, और ममता बनर्जी उनके ट्रैप में फंस गई थी? नहीं, अभी मैं तमाम टीवी चैनलों पर देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, तो वो सब इसी बात को फोकस कर रहे थे। वो अपनी हार पर ज्यादा जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हार रही है। तो इसका मतलब है कि अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी नैतिक दबाव बनाने की। और उन्होंने एक सिंबॉलिक ये मैसेज जरूर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम भी बंगाल में गाड़ दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद से, जब से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के रहने वाले थे, तब से लेकर अब तक लगातार पैर जमाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो अपने कदम नहीं जमा पाई। ममता बनर्जी के आने के बाद में उन्हें ये जमीन सबसे ज्यादा उर्वरा दिखाई दी, और उन्होंने अपने हिंदुत्व की लहर को यहाँ पे चलाने की कोशिश की, और वो कहीं हद तक चली भी है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की लहर के आगे ज्यादा बड़ा साबित हुआ। ममता बनर्जी का जो बंगाली मानुष का चेहरा था, बंगाली का दबाव था। बंगाल में एक बात और है, मैं कई बार गया हूं, कई मेरे मित्र वहां रहते हैं, कई पत्रकार मित्र भी है, उनका कहना है कि यहाँ तमाम सारी बातों के बावजूद भी बंगाली सबसे पहले अपने आप को बंगाली मानता है, उसके बाद में वो भाजपा का है, उसके बाद में वो टीएमसी का है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम सारे समीकरणों के बावजूद भी जिस ताकत के साथ चुनाव लड़ा, अपने कदम बंगाल में जमा दिए हैं, और अब मामूली स्थिति में नहीं है, अब उसके 1-2 विधायक नहीं है, लगभग 90 विधायकों से ऊपर रहने वाले हैं। तो आने वाला समय ममता बनर्जी के लिए भी बहुत आसान नहीं है, और ममता बनर्जी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के हथकंडे भी अपनाएगी, नैतिक दबाव भी बनाएगी, ऐसा अभी लग रहा है। बाकी तो ऐसा अभी लग रहा है। लेकिन मैं दीपक भाई जी आपके पास वापस लौटता हूं और जानना ये चाहूंगा कि जिस प्रकार का रुझान दिख रहा है, कांग्रेस की दम पर नहीं है, लेकिन वहां भी नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां दिखाई देती हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है। ये बहुत चिंता का विषय है कि उपाध्याय जी का कहना है। लेकिन मैं दिनेश गुप्ता जी आपके पास में एक और सवाल के संदर्भ में आता हूं। हम पार्टियों के संदर्भ में तो पर्याप्त बात कर लिए, लेकिन एक चर्चित नाम है पीके, अर्थात प्रशांत किशोर। प्रशांत लगता है कि ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर, मोदी जी के चेहरे पर इस चुनाव परिणामों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि सामने जब तक आपका कोई चेहरा नहीं है जो हिंदी स्टेट में भी पॉपुलर हो उतना, तब तक नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई चुनौती नहीं है कि दक्षिण भारत में क्या चुनाव परिणाम रहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही, बहुत सालों से कर रही है। आज जो है हम देख रहे हैं ना कि एक संयुक्त विपक्ष नहीं है, जैसा कि एनडीए ने जिस तरह से अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दल, अपने सहयोगी दल बढ़ाए थे, उस तरह से कांग्रेस अपने सहयोगी दल नहीं बढ़ा पा रही है। दिल्ली में हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ समस्या हो जाती है, तो बंगाल में ममता बनर्जी के साथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं चेहरे की स्वीकार्यता जो अटल बिहारी वाजपेयी की थी वो विपक्ष में नहीं है। तो मोदी जी के लिए यही सुकून भरा है कि विपक्ष एक नहीं है, इसलिए उन्हें ज्यादा चुनौतियां नहीं है। जी बिल्कुल, कुल मिलाके दीपक जी के लिए जो है चिंता का विषय इस वक्त ज्यादा है, वो चाहे कुछ भी स्वीकारें या न स्वीकारें। लेकिन दीपक जी, ये जो सारे नतीजे आ रहे हैं वो आप ही की तरफ संकेत करते हैं कि देश को एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, और यदि आप ममता जी को सिर्फ उनके राज्य तक ही सीमित रखना चाहते हैं तो फिर आपको और ज्यादा अपने अंदर, आपके घर के अंदर जो अंतर्कल है उसे खत्म करने की जरूरत है, और शायद नेतृत्व परिवर्तन की मांग जैसे आपके दल में हो रही है उस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इतना वक्त देने के लिए